गंगाधर अपनी पत्नी राधा और बेटी गीता के साथ रहता था। गंगाधर का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन राधा अपनी बेटी गीता से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, पत्नी को हमेशा पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है, उल्टा रिवाज चला रही है। अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म चला रही है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन राजेश अपनी माँ के पास जाता है और कहने लगा, माँ, मैं गंगाधर जी की बेटी गीता से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से भागता रहता था और आज एकदम से शादी करने का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दें, लेकिन तू अभी कुछ काम धंधा करता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे बस शादी करनी है, वो भी सिर्फ गंगाधर जी की बेटी गीता से। तुम पिताजी से बात करके गंगाधर जी के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। अनुराधा अपने पति घनश्याम से कहती है, बेटा जवान हो गया है, आप उसका विवाह करा दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? राजेश तो कोई काम करता धरता है नहीं, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर कम से कम मजदूरों को देख लिया करे। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या समय ही बिता रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? आप सही कहते हो, लेकिन अभी वो ना समझ है। अगर हम उसका विवाह करा देंगे तो वो खुद ही काम करने को सोचेगा और उसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। तुम्हारे नजर में कोई लड़की है राजेश के विवाह के लिए? हमारे गांव में गंगाधर नामक एक भले आदमी रहते हैं। वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी गीता बहुत ही सुंदर और सुशील है। अच्छा, तुम गंगाधर की बेटी गीता की बात कर रही हो? अरे गंगाधर तो बहुत ही अच्छा इंसान है। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही गंगाधर के घर चलेंगे राजेश के रिश्ते के लिए। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन घनश्याम और उसकी पत्नी गंगाधर के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ गंगाधर जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी गीता का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे राजेश के लिए। हमें पता चला है कि गीता बहुत ही शिक्षित और समझदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में राजेश और गीता का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद राजेश गीता से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। राजेश गीता को बुरा भला कहने लगा।
यहाँ तक कि मार पीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दें। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये ना केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो आपको मैं ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, मैं तब तक घर नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत सारा धन कमा कर ना लाऊं। राजेश ये बात अपनी पत्नी से गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, बसंत से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह पर काम किया है, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। राजेश बसंत के घर पहुंच जाता है और बसंत से कहता है, बसंत, तूने तो बहुत से जगह पर काम किया, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में अगर कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे राजेश, तू कैसी बात कर रहा है यार? तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल बसंत, मैंने किसी से शर्त लगाई है। उसका मानना है कि मैं खुद की मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर बसंत वहां से चला जाता है। राजेश को बसंत की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब राजेश बगैर किसी को कुछ बताए पैसे कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव रामनगर से आया हूँ, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रामनगर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम घनश्याम है। क्या तुम उसको जानते हो? कहीं पिताजी को मालूम ना पड़ जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूं? अगर घर वापस गया तो गीता से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए घनश्याम का नाम सुन के? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूं। हाँ, मैं घनश्याम जमींदार को जानता हूं। बेचारे बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हैं। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो, देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी राजेश को काम पर रख लेते हैं। जब राजेश के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है तब वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल आता हूं। तुमने बिल्कुल सही सोचा राजेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। कल तुम अपने गांव चला जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। राजेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर सारा धन जो राजेश ने कमाया था गीता को दे दिया और बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपने मेहनत से पैसे कमाकर लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मार पीट कर सकता हूं। अब पीटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मार पीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मार पीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मार पीट करने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि राजेश ने अपनी पत्नी को पिटा है। गांव वालों को भी पता चलना चाहिए कि तुम इतना सारा पैसा कमाकर आए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। राजेश अपनी पत्नी गीता की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही राजेश के पिता जमींदार घनश्याम वहां आ जाते हैं। बदतमीज, नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी इससे पीटने के लिए की है? जानता भी है जिस दिन से तू घर से गया है उस दिन से एक भी दिन चैन से ये नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने राजेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से गीता के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो गीता से माफी मांगने लगता है तो गीता बोलती है, सुनिए जी, मुझ में कोई घमंड नहीं है जिसे आप तोड़ने चले थे। आपको मैंने अपना ईश्वर माना है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपकी किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहूं। उसके बाद राजेश ने गीता से कभी कुछ नहीं कहा।